तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम मार्क। आज का हमारा टॉपिक है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 का ऑन्कोलॉजी का सेकंड लेक्चर। हम लोग पहले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट द कैंसर। कैंसर होता क्या है, कैंसर में और नॉर्मल सेल में डिफरेंस क्या होता है, ओके, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक जो कि नॉर्मल कैंसर और नॉर्मल सेल या नॉर्मल कैंसर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। तो आज का हमारा लेक्चर है ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन 2 का। हम आज पढ़ेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ऐसे कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, ऐसे कौन कौन से टेक्निक होते हैं जिनसे हम क्या पता करेंगे कैंसर हमें है कि नहीं है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। जैसे आप लोगों को पता होगा कि पिछले क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कैंसर का डेफिनेशन। अभी तक सबको आइडिया तो हो ही गया होगा कि कैंसर होता क्या है, ठीक है। तो कैंसर ज़्यादा कुछ नहीं है, अब नॉर्मल ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन की वजह से और किसी भी कैंसर कॉज करने वाले एजेंट की वजह से। कैंसर कॉज करने वाले एजेंट कौन कौन से होते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिजिकल होते हैं, मैकेनिकल कॉज होता है, रेडिएशन से हो सकता है, केमिकल से हो सकता है, बायोलॉजिकल से हो सकता है। सो हमने फर्स्ट लेक्चर में अपना बेस स्टैब्लिश कर लिया है। नाउ सेकेंड लेक्चर में हम लोग, मैं आगे बढ़ने से पहले वार्निंग साइंस पे जाना चाहूँगा कि अगर इफ़ अ पर्सन हैव कैंसर तो वार्निंग साइंस क्या होंगे। तो एक ट्रिक है कॉशन अप। हम लोग जनरली पहले ये था कॉशन, नाउ इट बिकम कॉशन अप। तो हम लोग वन बाय वन इस निमोनिक को हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली है क्या। ओके, तो है कुछ नहीं, हमें ये पता करना है वार्निंग साइन क्या क्या है। पहले कैंसर होने से पहले हमें वार्निंग साइंस दिख रहे हैं, इट मीन्स इट मे बी कैंसर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर ये सारे साइंस दिखते हैं तो वो एग्जैक्ट कैंसर ही हैं। ओके, ये कैंसर हो सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। तो क्विक ये निमोनिक बनाए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है सी स्टैंड फॉर चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट। ओके, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, उसे परसिस्टेंट क्रोनिक या बहुत दिनों से उसे बॉवेल या ब्लैडर हैबिट में कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है, कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में ये वो क्या होगा, वार्निंग साइन होगा। बॉवेल इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, या डिफिकल्टी हो रही है पास आउट करने में, एबनॉर्मल कंडीशन आया फ्रॉम नॉर्मल से एबनॉर्मल हुआ तो क्या होगा, चेंज इन बॉवेल और ब्लैडर हैबिट। ओके, नाउ सेकेंड, अ शोट दैट डज नॉट हील। इससे आप लोग क्या समझते हैं, अगर कोई चोट लग गई कभी भी, किसी भी पर्सन को, ऐसे हमें इधर उधर आते जाते रहते हैं, चोट तो लगती है। अगर इन केस हमें कभी चोट लगी है, और आप सभी को पता होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है हीलिंग का, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम होता है हीलिंग का। अगर उतने टाइम में वो वुंड हील नहीं हो रहा है तो एबनॉर्मेलिटीज़ में आएगा। ओके, अगर कोई चोट आपको लगी है बहुत दिन से और वो हील नहीं हो रही है, ऊपर से बढ़े जा रही है, लम्प फॉर्म हो रहा है, ठीक है, लम्प हो रहा है, हील नहीं हो रहा है, एबनॉर्मेलिटीज़ देख रहे हैं, सेल इरेगुलर है, ओके, तो दैट शोड दैट डज नॉट हील। घाव बहुत दिनों से हमारे भर नहीं रहे हैं। उसके बाद है यू फॉर यूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, ऐसे नॉर्मल फीमेल्स में देखा जाए तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो वो क्या है, वो तो नॉर्मल है हमारे बॉडी में, फीमेल्स के बॉडी में मेंस्ट्रुअल एवरी मंथ होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो दैट इज़ नॉर्मल ना। तो हम ये नहीं बोल देंगे कि अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल है, दैट इज़ 2 दिन पहले 2 दिन बाद इतना चलता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद आता रहता है, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल। लेकिन अगर विद इन डे के पहले या कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, या तो वो वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, या अगर ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग देख सकते हैं जो कि हमारे इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट और वेजाइना, इन केस में अगर एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज वेजाइना से एबनॉर्मल डिस्चार्ज, या निपल से वेजाइनल एबनॉर्मल डिस्चार्ज अगर
फ्लो आउट हो रहा है तो दैट इज वार्निंग साइन। ओके, नाउ थिकनिंग ऑफ लम्फ और ब्रेस्ट इन ब्रेस्ट और एनीवेयर एल्स। कोई पहले से लम्फ है, कोई गांठ बनी हुई है, या तो हमारे स्किन में हो गई या तो ब्रेस्ट में हो गया, ठीक है। तो अगर बहुत दिनों से है और वो पहले छोटा था, फिर दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, तो उस केस में भी वो वार्निंग साइन है कि वो हो सकता है कैंसर है। अगेन आई एम सेइंग, अगर किसी इंडिविजुअल के पास ये सारे वार्निंग साइंस आ रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको है कैंसर, ठीक है। बस ये वार्निंग साइन होते हैं। अगर ये कोई, अगर हमें दिख रहे हैं, अगर दिख रहे हैं तो वी हैव टू गो फॉर द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या है? फाइंड आउट, होने से पहले भाई चेक करवाओ कहीं कैंसर तो नहीं है, ठीक है। तो थिकनिंग ऑफ लम्प, अगर पहले से बॉडी में कहीं लम्प है, कोई गांठ बंधी हुई है, एबनॉर्मल मास है, ओके, और उसमें ऐसे तो नॉर्मली होता है, जो उसका विड्थ होता है, साइज़ होता है, वो कांस्टेंट है, बहुत दिनों से कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम ऐसा नोटिस करते हैं कि डे बाय डे वो जो लम्प है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, थिक होता जा रहा है, लेयर्स बनते जा रहे हैं और इनलार्ज होते जा रहे हैं, तो वो किस में आएगा? वार्निंग साइन में आएगा। इट मे बी कैंसर, वो हो सकता है कैंसर हो। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इन ब्रेस्ट। अगर ब्रेस्ट में हुआ तो ब्रेस्ट कैंसर होगा, लम्फ कोई बना तो। अगर एनीवेयर एल्स में, कहाँ पे? बॉडी में कहीं भी, यहाँ पे, चेस्ट पे, बैक, कहीं भी, किसी भी रीजन में अगर थिकनिंग हो रहा है किसी लम्फ का, तो दैट इज वार्निंग साइन फॉर द कैंसर। उसके बाद है इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन swallowing। इनडाइजेशन मीन्स इनडाइजेशन प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम से आ गया। अगर हमें इनडाइजेशन है तो दैट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स टू आवर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में कहीं कैंसर होने का संभावना है, वो वार्निंग साइन है, इनडाइजेशन है। और डिफ़िकल्टी इन swallowing, अगर हम खाना खाते हैं वो निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अगर निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स व्हाट? कैंसर कहाँ कहाँ हो सकता है? या तो माउथ कैंसर होगा, या तो ओइसोफेगस में ओइसोफेजियल कैंसर हो सकता है, या माउथ कैंसर हो सकता है, लैरिंक्स कैंसर हो सकता है। तो अगर इंडाइजेशन है या swallowing है, खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारा कैंसर हो सकता, कैंसर होने का वार्निंग साइन है कहाँ का? डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल आता है। अब एलिमेंट्री कैनाल में कहीं भी वो हो सकता है, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इंडाइजेशन होगा, डिफिकल्टी इन swallowing, यहीं पे सॉल्व करते हैं थ्रू द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। हमारा जो फूड होता है एंटर करता है हमारे स्टमक में, तो इट इज अ वार्निंग साइन, इट इज अ वार्निंग साइन ऑफ ओइसोफेजियल कैंसर, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट, ओ। हमारा सी हो गया चेंज इन बॉवेल और ब्लैडर हैबिट। दूसरा हो गया शोर दैट डज नॉट हील, ऐसा घाव जो कभी भरे नहीं। यू अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, थिकनिंग ऑफ लम्फ और इन द ब्रेस्ट और एनीवेयर एल्स, and indigestion and difficulty in swallowing. Now, obvious changes in warts and moles. Obvious changes means what? Normal से अलग है। पहले तो सभी को होते हैं, कहीं ना कहीं किसी को मोल्स होंगे, वॉट्स होंगे। ओके, टेल मी व्हाट इज डिफरेंस, टेल मी, कमेंट में बताइएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉट्स एंड मोल्स। एक तो मैं बता देता हूँ कि जो तिल होता है, हम लोग मोल्स को तिल कहते हैं, और वॉट्स मस्सा होता है। सभी के बॉडी पे होते हैं, एज अ बर्थ मार्क भी इसको बोला जाता है कि अगर किसी आइडेंटिटी के लिए कोई कार्ड बनता है तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे वॉट है, मोल है। तो इसका एक डिफरेंस मैं खुद से बताता हूँ, बाकी अगर आपको हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसका एक डिफरेंस ये है कि जो मोल्स होता है, तिल होता है, वो बॉडी सरफेस पे उभरा हुआ नहीं होता है, वो बॉडी सरफेस के बराबर ही होता है और वो छोटा होता है, ओके। और ऑन द सेम प्लेस अगर हम बात करते हैं वॉट्स की, यानी मस्से की, तो मस्सा क्या होता है? वो अगर स्किन सरफेस है तो इससे उभरा हुआ होगा, एकदम प्लेन नहीं होगा। जो सरफेस होगा प्लेन नहीं होगा, रफ होगा, यानी उभरा हुआ होगा, ये तो है। और साइज में क्या होगा? तिल क्या था? साइज में छोटा था, और उसी जगह वॉट्स क्या होगा? साइज में बड़ा होगा, ओके। सो ऑब्वियस चेंजेस इन वॉट्स एंड मोल्स, अगर पहले से वॉट्स या मोल्स हैं और वो उसका साइज और थिकनिंग होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और बड़ा होते जा रहा है, डार्कर होते जा रहा है मोल्स या वॉट्स, और डार्कर होते जा रहे हैं, ये वार्निंग साइन होते हैं कैंसर के, ओके। नाउ नैगिंग कफ और परसिस्टेंट हॉर्सनेस। नैगिंग कफ,
नैगिंग कफ मीन्स कंटिन्यूस खांसी आते रहना, कंटिन्यूस कफिंग, सूखी खांसी बोल सकते हैं। एंड परसिस्टेंट हॉर्सनेस, अब कंटिन्यूस खांसी आएगी तो हॉर्सनेस तो होगा ही होगा। ओके, तो इट कैन बी वार्निंग साइन ऑफ वेयर, कहाँ का हो सकता है कैंसर, अगेन ट्रेकिया हो गया, फेरिंग्स हो गया, माउथ हो गया, ठीक है, तो वहाँ के कैंसर का वार्निंग साइन होता है ये। नाउ पहले तो क्या था, हमारा कॉशन था, अभी रिसेंट में ऐड हुआ है अप, एंड अप वर्ड स्टैंड फॉर अप दैट यू अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। कुछ लोग होते हैं कि खाते जाते हैं वेट नहीं बढ़ता है, ठीक है, तो उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है, खाना डेली खाते हैं वो लोग, वेट कांस्टेंट है या 2 किलो 4 किलो ऐसे नॉर्मल कम होते जा रहा है, ठीक है, तो वो हम अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो नॉर्मल है ना, बंदा खाते जा रहा है, अब वो नहीं मोटा हो रहा है, उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, ऊपर से अगर कोई ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस करता है, 1 किलो घट गया भाई, 2 किलो घट गया, इतना मैनेजेबल होता है, ठीक है। तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस तब कहेंगे कि लाइक ट्यूबरक्लोसिस में होता है, बंदा सही से खा रहा है, उसकी बॉडी पहले रिएक्ट करती थी, सही से खाता था, तो उसके शरीर में उसको लगता था कि हाँ भाई मेरा वेट बढ़ रहा है, लेकिन अचानक से क्या हो गया, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होने लगा, टाइम से खा भी रहा है, बैलेंस डाइट ले रहा है, सभी न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, फ्रूट खा रहा है, फल खा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वेट लॉस हुए जा रहा है, और वो भी 1-2 किलो नहीं, 3 किलो 4 किलो 5 किलो ऐसे, मतलब ह्यूज वेट लॉस, डिफरेंस ज़्यादा होता है वेट लॉस में, दैट इज नोन एज अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ठीक है। नाउ परनिशियस एनीमिया, परनिशियस एनीमिया क्या होता है, ये है कि ये एक टाइप ऑफ एनीमिया होता है जिसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, ठीक है, डिफिशियंसी नहीं, हम लोग बोल सकते हैं विटामिन B12 सफिशिएंट होता है, बट एब्जॉर्प्शन इम्पेयर हो जाता है। क्या होता है, बंदा विटामिन B12 लेते जा रहा है, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है भाई। हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो कुछ भी खाओ भाई तुम, हम लोग कुछ भी खाते हैं, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, खाना हम लोग डेली खाते हैं, क्या खाना ज़रूरी नहीं है, खाना खा लिए भाई, हमारे इंटेस्टाइन में उसको एब्जॉर्ब होना भी ज़रूरी है, तभी हमारे सेल्स तक पहुँचेगा थ्रू द एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं हो रही है, ये सफिशियंट है, सफिशियंट अमाउंट में होने के बाद भी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो उसकी डिफिशियंसी होगी, कमी होगी, सेल्स तक विटामिन B12 पहुँचेगा ही नहीं, दैट इज़ क्या होता है, परनिशियस एनीमिया में यही होता है, ठीक है। तो हमने अपना ये जो न्यूमोनिक था हमने कवर कर लिया है, पहले क्वेश्चन था, ठीक है, उसके बाद अब ऐड हुआ है, तो 1 by 1 करके हमने सभी न्यूमोनिक्स की वर्ड्स को क्लियर कर लिया है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, क्या, देखिए सभी जितने भी वार्निंग साइंस थे सब अलग अलग बॉडी कैंसर्स को डिनोट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, चेंजेस इन बॉवेल और ब्लैडर हैबिट, बॉवेल एंड ब्लैडर हैबिट व्हाट, बॉवेल यानी कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है, इंटेस्टाइनल कैंसर हो सकता है, और दूसरा शोर दैट डज नॉट हील, स्किन कैंसर, कहीं पे चोट लगी, शोर हुआ, वुंड हुआ, कभी हील ही नहीं हो रहा है, तो ये क्या डिनोट कर दिया, ये डाइजेस्टिव का कैंसर हो गया, डाइजेस्टिव कैंसर, और ये क्या हो गया, शो दैट डज नॉट हील स्किन, यहाँ का दिखाया हुआ है देखिए, शोर, कोई चोट लगी, दैट इंडिकेट स्किन कैंसर, अनएक्सप्लेन्ड अनयूजुअल ब्लीडिंग ऑन डिस्चार्ज, सर्वाइकल कैंसर, यूटेराइन कैंसर, ठीक है, या ब्रेस्ट कैंसर हो, ये डिनोट कर रहा है, थिकनिंग ऑफ लम्प इन ब्रेस्ट, इट डायरेक्टली इंडिकेट्स द ब्रेस्ट कैंसर, इनडाइजेशन और वही आ गया डाइजेशन का, एलिमेंट्री कैनाल में कोई अगर कैंसर का चांस है, ठीक है, तो वो डाइजेशन में ही आएगा, ऑब्वियस चेंजेस इन वॉट्स एंड मोल्स दैट इज कमिंग टू स्किन कैंसर, नैगिंग कफ, इसोफेजियल कैंसर, माउथ कैंसर, ये जो होता है माइंडेड
जो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और परनिशियस एनीमिया है सभी कैंसर्स में यूनिवर्सल होता है, ये दोनों होता ही होता है। अभी तो मैंने क्वेश्चन में बताया ये एक एक वर्ड स्पेसिफिक कैंसर को डिनोट करता है, स्किन कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। लेकिन ये जो अप है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और परनिशियस एनीमिया, ये क्या डिनोट करता है? कॉमन ही होता है सभी कैंसर्स में, ये होना ही होना है। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट ये हमारे वार्निंग साइंस हैं। अगर ये है भी किसी इंडिविजुअल में और बहुत कम टाइम के लिए है, आई एम नॉट श्योर, आप ये नहीं कह सकते कि उस बंदे को कैंसर है ही है, ठीक है। ये हमारे पास वार्निंग साइंस हैं। ओके, नाउ ये कवर करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं वो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के बारे में। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट आएंगे इसमें। उससे बढ़ने से पहले हमने पहले लेक्चर में देख लिया था कैंसर होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ठीक है। हम लोग कॉमन पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। अगर हम लोग एग्जाम में बैठे हैं, कोई ऐसा टॉपिक आया, कोई हो सकता है भाई एग्जाम में सब लोग सब पढ़ के नहीं जा पाते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई कैंसर टच करके नहीं गया है तो पैथोफिजियोलॉजी आप लोग आराम से लिख लेंगे, क्योंकि होता कुछ नहीं है, कैंसर का काम सेम होता है। चाहे वो मेरे स्किन कैंसर हो, किसी ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर हो, क्या करता है? एबनॉर्मल ग्रोथ करता है। क्यों करता है? किसी भी कार्सिनोजन की वजह से, कोई भी कैंसर कॉज करने वाले एजेंट की वजह से। तो कॉमन पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख के बताता हूँ। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ओके। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ सकते हैं? हमने बहुत सारे पढ़े थे। इन्वायरमेंटल, हार्मोनल, केमिकल, etc, बहुत सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है। इससे क्या होगा? डैमेज डीएनए या क्या करेंगे? इम्पेयर्स रिपेयर ऑफ डीएनए, म्यूटेशन ऑकर्स अभी इतना समझते हैं। किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के वजह से, चाहे वो केमिकल हो गया, फिजिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया या हार्मोनल हो गया, ठीक है, उससे क्या हुआ? डीएनए डीएनए डैमेज हुआ, या उसने क्या किया? डीएनए डैमेज हुआ भी था थोड़ा बहुत, तो उसका रिपेयरिंग चल रहा था, वो भी रोक दिया इसने, ठीक है। उससे क्या हुआ? म्यूटेशन हुआ। इससे नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही क्रूशियल है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा। इससे तीन चीज़ें होती हैं, ओके। पहला क्या होगा? हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ठीक है। तो एक्टिवेशन किसका होगा? एक्टिवेशन किसका होगा? ऑन्कोजीन्स का। और इनएक्टिवेशन किसका होगा? इनएक्टिवेशन होगा ट्यूमर सप्रेसिंग जीन, ट्यूमर सप्रेसिंग जीन का। एक चीज़ और होगा, एपोप्टोसिस होता है, तो नेचुरल एपोप्टोसिस जीन इम्पेयर्ड, ठीक है। इन दोनों से क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेशन जीन। अगर ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट होते हैं या ट्यूमर इनएक्टिवेट होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, इससे क्या होगा? अनकंट्रोल्ड या सेल डिवीजन बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड सेल डिवीजन, ओके। और नेचुरल एपोप्टोसिस डिस्टर्ब हुआ है भाई, जो नेचुरल प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है वो इम्पेयर हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? एपोप्टोसिस डिक्रीज्ड, सेल जो नेचुरली जिनकी एज हो चुकी है, जिनमें एंजाइम्स का टेलोमेरेज एंजाइम मैंने बताया था,
वो ख़त्म हो चुका है। जिन सेल्स को अब मर जाना चाहिए, जिन सेल्स को डेड हो जाना चाहिए, वो क्या हो गए? एपोप्टोसिस, नेचुरल प्रोग्राम सेल डेथ ही डिक्रीज हो गया। यानी नए सेल्स तो यहाँ पे बन ही रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? नए सेल्स तो बन ही रहे हैं, उल्टा जो पुराने सेल्स हैं वो मर भी नहीं रहे हैं। तो अनकंट्रोल सेल डेथ हुआ, सेल हुआ। ये दोनों क्या कॉज करेंगे? ये दोनों कॉज करेंगे ट्यूमर, ट्यूमर लीड करेगा कैंसर। तो ये क्विक पैथोफिजियोलॉजी था, कॉमन पैथोफिजियोलॉजी है। आप लोग किसी भी ऑर्गन के कैंसर में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, डीएनए डैमेज या इम्पेयर डीएनए रिपेयर, डीएनए को डैमेज किया इसने, या डीएनए का रिपेयरिंग हो रहा था वो इम्पेयर कर दिया। मीन्स डैमेज तो कर ही रहा है भाई, वो पहले से जो डैमेज था धीरे धीरे ट्राई कर रहा है, थोड़ा स्टेबल हो जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए, मुझे सेल डिवीजन करना है, अच्छे अच्छे सेल्स बनाने हैं, उसको भी रोक दिया। क्या किया? इसका जो रिपेयर हो रहा था वो भी इम्पेयर हो गया। ठीक है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, बाय द एग्जाम्पल में लंग्स का लेते हैं। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, लंग्स डीएनए ऑफ लंग टिश्यू डैमेज्ड और इम्पेयर ऑफ रिपेयर ऑफ डीएनए। लंग सेल में डीएनए का डैमेज हुआ या उसका रिपेयर को हम लोग इम्पेयर कर दिए। उसके बाद क्या होगा? म्यूटेशन ऑकर्स इन लंग पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लंग सेल्स में क्या होगा? म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन की वजह से क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स इन द लंग्स। लंग्स के जितने भी सेल्स हैं वहाँ के ऑन्कोजीन्स जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? ट्यूमर कॉज करने वाले जीन्स होते हैं। ओके, वो बढ़ जाएंगे। और दूसरी यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन इन लंग टिश्यूज। मैं लंग एक कैंसर का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? इंक्रीज्ड सेल डिवीजन इन लंग्स। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे एपोप्टोसिस डिक्रीज्ड इन लंग टिश्यू। ठीक है, फिर यहाँ ट्यूमर, लंग टिश्यू, कैंसर या मेटास्टेसिस फाइनल वाला है, वो बहुत मैलिग्नेंट होता है। तो मैंने एग्जांपल देके समझा दिया, ये कॉमन पैथोफिजियोलॉजी है। कोई भी ऑर्गन का कैंसर हो, स्किन का हो, लंग का हो, सर्वाइकल हो, ब्रेस्ट हो, कोई भी स्किन, कोई भी कैंसर हो भाई, ये नॉर्मल पैटर्न है। बस सामने ऑर्गन स्पेसिफिक ऑर्गन लिखते जाओ, ऑर्गन का सेल्स लिखते जाओ, ठीक है। तो नॉर्मल सेल्स बस तुम्हें लिखने हैं, बाकी कवर हो ही जाएंगे। तो आई होप ये मैंने तो ऐसे ही लर्न किया था, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सब लोग जहाँ एग्जाम में बैठ रहे हैं सब कैंसर कवर करके गए, मे भी हो सकता है कोई भूल जाए, तो पैथोफिजियोलॉजी ऐसे कवर हो जाएगी। ठीक है ना, हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे। ये भी आज का ही टॉपिक था, मैंने बस शॉर्ट किया पैथोफिजियोलॉजी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टुडेज एक्चुअल। हमने कैंसर को पता करना है, किसी इंडिविजुअल में कैंसर है कि नहीं, हमें ये पता करना है। कैसे पता करेंगे? परंपरा को निभाते हुए नर्सिंग में हम लोग पहले क्या करते हैं? हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन में आइडेंटिफिकेशन डेटा होता है, फैमिली हिस्ट्री होता है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, एनवायरमेंटल हिस्ट्री, न्यूट्रिशनल डाइट क्या है वो पता करते हैं, वाइटल साइंस वो बेसलाइन डेटा के लिए जानने के लिए होता है। ठीक है, तो हिस्ट्री कलेक्शन किसी भी डिजीज कंडीशन में, आई एम टेलिंग यू कि नर्सिंग में हिस्ट्री कलेक्शन बहुत ही क्रूशियल होता है। अगर इसको किसी ने ढंग से कर लिया तो डायग्नोसिस, पोटेंशियल डायग्नोसिस, वी कैन मेक पोटेंशियल डायग्नोसिस। तो हिस्ट्री कलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आइडेंटिफाई करने के लिए कि डिजीज़ कौन सी है। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे तो सब कुछ हिस्ट्री कलेक्शन का उसका नाम देखेंगे भाई, जो तुम्हें प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, फिलहाल कोई बीमारी है कि नहीं, पहले क्या थी, सर्जिकल क्या थी, तो ऐसे हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन देखते हैं। स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पर्सनल एंड फैमिली मेडिकल हिस्ट्री। पर्सनल एंड फैमिली क्या होगा? पर्सनल हिस्ट्री क्या है तुम्हारी, तुम्हें पहले से कोई बीमारी हो रखी है, पहले से किसी कोई कैंसर का ट्रीटमेंट हो रखा है, या फैमिली में किसी को कैंसर है, हम लोग ये बताते हैं, पूछते हैं पूरा डिटेल फैमिली हिस्ट्री लेंगे। किसी को पहले से कैंसर है, कोई सिंड्रोम है क्या, कोई जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या, दिस इज ऑल we are going to ask in personal and family medical history. Now moving ahead, symptom assessment. symptom assessment से क्या समझते हैं हम लोग? अभी हमने पढ़ा था वार्निंग साइंस, दैट ऑल द सिम्टम्स, वो तो इनिशियल सिम्टम्स है ना, जो कि अगर किसी को कैंसर होने जा रहा है तो वही इनिशियल सिम्टम्स आएंगे। वेट लॉस होगा, इनकॉन्टिनेंस, रिटेंशन होगा, पुअर ब्लैडर हैबिट होगा, ठीक है, शो डज नॉट हील,
तो सिम्टम्स का असेसमेंट करेंगे कि पेशेंट बैठा रहेगा, हमसे थॉरली पूछेंगे कि सिम्टम्स क्या 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 हैं। अगर वो सारे सिम्टम्स बताता है तो हम लोग हिस्ट्री को वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं कि एग्जैक्ट कॉज क्या हो सकता है, पोटेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है। लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, लाइफस्टाइल कैसी है उसकी। एनवायरमेंटल फैक्टर मीन्स वो बंदा रह कहाँ रहा है। ठीक है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था एस्बेस्टोस के बारे में, एसपीएम जो होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, वो बहुत रेयरली कॉज करते हैं कैंसर, क्योंकि हम लोग मेनली रेस्पिरेशन कैंसर का होता है, रेस्पिरेटरी कैंसर का होता है। तो अगर कोई पर्सन है वो ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स के एक्सपोजर में आ रहा है, ठीक है, टोबैको खा रहा है, लाइफस्टाइल अल्कोहल यूज़ कर रहा है, डाइटरी हैबिट्स उसके अच्छे नहीं है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो ये उसका क्या होगा, लाइफस्टाइल हो जाएगा। और एनवायरमेंटल, वो कहाँ रह रहा है, ठीक है, किसी केमिकल के एक्सपोजर में बहुत पहले से आते जा रहा है, तो वो कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज एक्सपोजर हिस्ट्री। एक्सपोजर मीन्स व्हाट, वही पूछेंगे भाई पहले से आपको कोई कैंसर है कि नहीं, या पहले था, ट्रीटमेंट हो गया, ठीक हो गया था। ठीक है। लाइक मैं आपको एक बात बता दूं, कैंसर का ट्रीटमेंट ही कैंसर का कॉज हो सकता है। ठीक है। एग्जांपल में वो रेडिएशन थेरेपी हो रही है, कैंसर यहाँ पे हुआ है, ठीक है, कैंसर यहाँ पे हुआ है, तो टारगेट साइट होता है, स्पेसिफिक साइट होता है जहाँ पे यहीं पे रेडिएशन देना है हमें। ठीक है। कैलकुलेटेड लो डोज है, हाई डोज है, ऐसे रेडिएशन देने होते हैं। हो सकता है ये हमारा कैंसर सेल यहाँ पे है, उसको मारने के चक्कर में बगल में रेडिएशन हो गया, तो रेडिएशन इज ऑल्सो द कॉज। रिमेंबर, हमने पहले पढ़ चुका है, रेडिएशन भी कॉज होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैंसर का ट्रीटमेंट ही उसका कॉज हो सकता है। तो हम लोगों ने एक्सपोजर हिस्ट्री समझ में आ गया आप सभी को, पहले से कोई कैंसर था, उसके ट्रीटमेंट में भी हो सकता है कैंसर हो जाए। ठीक है। प्रीवियस डायग्नोसिस सिम एंड ट्रीटमेंट्स। लिसन, मैंने बोला था कि कैंसर का ट्रीटमेंट ही उसका कॉज हो सकता है। ओके। और हमने एक्सप्लेन भी किया था, अगर रेडिएशन है किसी स्पेसिफिक साइट पे दिया जा रहा है, तो हो सकता है वो नॉर्मल सेल्स पे अफेक्ट हो जाए। ओके। तो वो कैंसर कॉज कर सकता है। कीमोथेरेपी में कोई ड्रग ले रहे हैं, ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई, या बहुत प्रोलॉन्ग समय से गलत पैटर्न से हम लोग ड्रग लेते जा रहे हैं, तो वो कॉज कर सकता है। ट्रीटमेंट था, बन गया कॉज। आगे बढ़ते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में परंपरा के अनुसार दूसरा स्टेप है हमारा नर्सिंग का, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या देखेंगे, जनरल अपीयरेंस। कोई पर्सन आता है, उसका वेट लॉस है, हमने पढ़ चुका है वार्निंग साइंस क्या है, तो जो सिम्टम्स हो गए कॉमनली सेम ही होंगे। ठीक है। नॉर्मल सिम्टम्स लाइक वेट लॉस हो गया, दिख जाता है। ठीक है। तो पहले तो जनरल अपीयरेंस कुछ पूछेंगे नहीं, कुछ पैल्पेट नहीं करेंगे, ऑस्कल्टेट नहीं करेंगे, बस जनरल अपीयरेंस लेंगे पेशेंट का। ठीक है। ऑब्जर्विंग द पेशेंट फॉर साइन एंड फटीग, पैलर, इंडिकेट ऑफ एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, ठीक है, जॉन्डिस या अदर कोई प्रॉब्लम है, बस अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस हम लोग पता करेंगे। वाइटल साइन मॉनिटरिंग। व्हाट इज वाइटल साइन मॉनिटरिंग? होता है ये, बस वाइटल साइन हम लोग इसलिए मॉनिटर करते हैं जस्ट टू नो द बेसलाइन डेटा, बेसलाइन डेटा के लिए, बेसलाइन डेटा के लिए हम लोग वाइटल साइन लेते हैं। उसके पास क्या है, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, कंडक्टिंग अ थॉरो स्किन एग्जामिनेशन फॉर एनी अनयूजुअल मूव्स। इंस्पेक्शन हम लोग देख सकते हैं या पैल्पेट कर सकते हैं, अगर स्किन पे कोई लीशन है, स्किन कैंसर को हम लोग पता कर सकते हैं। स्किन पे कोई शोर है, कोई वुंड है, उसको हम लोग पैल्पेट करके टेंडरनेस या उसका साइज़ पता कर सकते हैं। देख के पता कर सकते हैं, अगर कोई मोल है, पेशेंट तो बताएगा ही ना, भाई मुझे मस्सा था, पहले इतना था, अब इतना हो गया, इतना नहीं कंपेरेटिवली, तो वो तो बताएगा। और साथ ही साथ हम लोग इंस्पेक्ट कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हाँ साइज़ बढ़ रहा है, थिकनेस बढ़ रही है, मासेस पता चल रहे हैं पैल्पेट करने पे, तो ऐसे हम लोग पेशेंट को देखेंगे। ऑर्गन स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस। ठीक है। अब ऑर्गन स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस हो गया, सर्वाइकल, ब्रेस्ट, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन लोग करते हैं, सेल्फ रेक्टल एग्जामिनेशन लोग करते हैं। ठीक है। तो ये तो ऑर्गन स्पेसिफिक हो गया, वो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन में ही आता है। लेकिन हम लोगों ने इंस्पेक्ट कर लिया, पैल्पेट कर लिया, पूरे बॉडी का हम लोग बता रहे थे, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, हमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन का एग्जामिनेशन करना है। तो आप सभी को पहले से ही पता होगा कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है, रेक्टल एग्जामिनेशन होता है। तो उसके बाद क्या है, फंक्शनल कैपेसिटी असेसमेंट। व्हाट इज दिस?
फंक्शनल कैपेसिटी असेसमेंट क्या है कि वो इंसान कितना काम कर पा रहा है, कितना थक जा रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है काम करने की। तो दैट इज़ फंक्शनल कैपेसिटी असेसमेंट। इवेलुएटिंग द पेशेंट्स एबिलिटी, उसकी एबिलिटी को हम लोग इवेलुएट करेंगे क्या, टू परफॉर्म डेली लिविंग एक्टिविटीज, असेसिंग फॉर द साइंस ऑफ पेन, फटीग, अदर सिम्टम्स दैट मे अफेक्ट देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फंक्शनैलिटी। ठीक है, उसके बाद आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आ जाता है ब्लड टेस्ट। ये सपोर्टिव होता है ब्लड टेस्ट। ठीक है, इसमें लोग आइडेंटिफाई क्या करेंगे, पर्सन को एनीमिया है कि नहीं है। ठीक है, और कुछ बायोमार्कर, कुछ मार्कर्स भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पीएस एंटीजन होता है, ये प्रोस्टेट कैंसर में मिलता है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ये ब्लड में मिलता है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, तो थ्रू द ब्लड टेस्ट हम लोग एनीमिया का पता लगा सकते हैं, और कुछ स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं वो अगर हमें मिलते हैं ये एंटीजन्स ब्लड में, तो हम लोग पता लगा सकते हैं। ये एग्जांपल था प्रोस्टेट का। नाउ इमेजिंग स्टडीज़, इमेजिंग स्टडी ये नॉन इन्वेजिव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड्स टू विजुअलाइज ट्यूमर। ट्यूमर को विजुअलाइज करने के लिए, एसेस करने के लिए हम लोग इमेजिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। सिटी स्कैन, एमआरआई, इसमें एक पेट स्कैन होगा। सो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सरे, एमआरआई एंड पेट स्कैन। तो एक्सरे और एमआरआई और पेट स्कैन में डिफरेंस यही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ठीक है, पेट स्कैन में ये होता है कि हमारी बॉडी को डिफरेंट मल्टीपल एंगल से डिफरेंट टाइम्स एक मशीन में डाला जाता है और स्कैन किया जाता है। मीन्स ये कोई ऑर्गन स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, ये पूरी बॉडी का टेस्ट होता है पेट स्कैन में, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसमें हमारी बॉडी को 3 से 4 बार 5 बार मल्टीपल टाइम्स विथ मल्टीपल एंगल्स, ठीक है, इमेज फॉर्म किया जाता है। ये प्रोसीजर 3 से 4 घंटे का होता है। ठीक है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, 3 से 4 घंटे का प्रोसीजर होगा। इसमें हमारी बॉडी को एक मशीन में मल्टीपल टाइम्स डाले जाएंगे और डिफरेंट एंगल से इमेज फॉर्म की जाएगी। इससे क्या पता चलेगा, थ्रू आउट द बॉडी अगर कहीं कैंसर हो रहा है तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेट स्कैन से। कैंसर में ये बहुत ज़रूरी होता है और किया ही जाता है जनरली ऑल द कैंसर्स में। ठीक है, और क्या फ़र्क है सिटी और एमआरआई में। सिटी और एमआरआई में कभी आप लोग हॉस्पिटल विजिट किए होंगे, आपके रिलेटिव्स में, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन हम लोगों ने, मैंने देखा है हॉस्पिटल सेटिंग्स में एमआरआई सिटी लिख किया तो एमआरआई हेड, सिटी हेड, एमआरआई स्पाइन, एमआरआई बैक, एमआरआई चेस्ट, तो इस ऑर्गन स्पेसिफिक होता है एमआरआई और सिटी हेड ऐसे देख के आता है। लेकिन पेट स्कैन क्या है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, पेट स्कैन स्पेसिफिक नहीं है, पूरे होल बॉडी में पेट स्कैन किया जाता है। और उसी जगह पे बात की सिटी और सिटी स्कैन या एमआरआई का, तो ये ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, assess the for metastasis and guided biopsy procedures. These imaging tests are instrumental in determining the cancer's location, size and impact on adjacent structure. हम स्कैन करके देखेंगे, पेट स्कैन पूरी बॉडी को स्कैन करेंगे, सिटी या एमआरआई में देखेंगे हमारा जो सेल अफेक्टेड है उसके एडजेसेंट सेल्स अफेक्टेड हैं या नहीं हैं, इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, वो देखते हैं। उसके बाद आता है बायोप्सी। बायोप्सी, कोई भी कैंसर हुआ, मैं कहता हूँ बिना बायोप्सी के हम लोग मानते ही नहीं हैं। अगर भाई ये इमेजिंग सिस्टम से तो हम लोगों ने ये पता किया कि कैंसर है कहाँ, स्पेसिफिकली होल बॉडी को स्कैन करके हमने पता किया कि कैंसर कहाँ है, लेकिन बायोप्सी क्या बताता है, बायोप्सी में यही होता है कि वहाँ के टिश्यूज़ को कट आउट करके एग्जामिन किया जाता है। हम लोग बायोप्सी से पता कर सकते हैं स्टेजेस पता कर सकते हैं, कहाँ पे है, पैरेन्काइमल सेल में है, कनेक्टिव टिश्यू में है। ठीक है, उससे हम लोग बायोप्सी से ही टेस्ट कर सकते हैं। ओके,
परफॉर्मिंग अ बायोप्सी वेयर ए स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू इज रिमूव्ड, कट आउट करके उसे एग्जामिन किया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप डायग्नोस्टिक टू डायग्नोज द कैंसर। बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना बायोप्सी के हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा कैंसर बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, कार्सिनोमा है या सार्कोमा है। ओके, नाउ एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन। व्हाट इज एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन? ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए किया जाता है एलिमेंट्री कैनाल में। इसमें कोलोनोस्कोपी आता है, एंडोस्कोपी आता है, अपर जीआई का इन्वेस्टिगेशन, लोअर जीआई का इन्वेस्टिगेशंस। एंडोस्कोप क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल ट्यूब टाइप का होता है, उसके फ्रंट में कैमरा एंड लाइट्स लगे होते हैं, डायरेक्ट विजुअलाइज करता है। ठीक है, एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अगर कोई कैंसर है तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं उस स्पेसिफिक साइट का। ठीक है, डायरेक्ट विजुअलाइज करेंगे कि वहाँ पे कोई सेल्स हैं वो अब नॉर्मल हो रहे हैं, उनका ग्रोथ जो है नॉर्मल है कि नहीं, बाकी आसपास के सेल्स अफेक्टेड हैं कि नहीं। ठीक है, थ्रू द एंडोस्कोप पे एक फ्लेक्सिबल रॉड होता है कैमरा और लाइट से, तो इंसर्ट करते हैं एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी। ठीक है, लोअर जीआई अपर जीआई। जेनेटिक टेस्टिंग। अब जेनेटिक टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं? हाँ, जेनेटिक टेस्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमारा चेंज कहाँ पे आ रहा था। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि चेंज कहाँ पे आ रहा था भाई, डीएनए में चेंज आ रहा है। ठीक है, चेंज कहाँ आ रहा था हमारा? चेंज आ रहा था हमारा डीएनए में। तो ऑब्वियसली बात है जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे, जीन्स को टेस्ट करेंगे ही कि कहाँ पे किस सीक्वेंस में प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो जेनेटिक टेस्टिंग इसलिए किया जाता है एबनॉर्मल म्यूटेशन को फाइंड आउट करने के लिए। ना आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन एंड वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। हम लोगों ने ये कवर कर लिया है, वार्निंग साइंस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रिवेंशन कैसे करेंगे, स्क्रीनिंग कैसे करेंगे। आप सभी ने एक कोट सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर कोई भी बीमारी हो रही है किसी इंसान को तो पहले पकड़ में आ जाती है तो अच्छा ही रहता है, कम टाइम में कम ट्रीटमेंट, कम मेडिसिन लेने होते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन क्या है भाई? प्रिवेंशन इज कैंसर इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड में लीडिंग कॉज है कैंसर का, हमें पहले ही पढ़ चुका है अकाउंटिंग। मिलियंस ऑफ डेथ, देखिए यहाँ पे मिलियंस ऑफ डेथ क्यों हो रहे हैं? कैंसर की वजह से हो रहे हैं, इसीलिए क्यों प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंसिडेंस देख लेते हैं, ओवरव्यू है नॉर्मल सा इंसिडेंस कि हमारे ग्लोबली कितना इंसिडेंस है, इंडिया में कितना इंसिडेंस है। इन इंडिया कैंसर इज द मोस्ट ओरल कैविटी, लंग्स, मेल, सर्वाइकल। पहले ग्लोबली देखते हैं। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर का डेटा देख लीजिए, 3,13,510 न्यू केसेस देख रहे हैं आप लोग, ये इंडिया का है, इंडिया का इंसिडेंस है। लंग कैंसर का ये 2,34,580 न्यू केसेस आ रहे हैं, 1,52,80 केसेस आ रहे हैं कोलोरेक्टल कैंसर्स के। ठीक है, ये 2024 का ये डेटा है। तो हम लोगों ने शॉर्टली देख लिया इंसिडेंस क्या है। 50% ऑफ ऑल कैंसर डेथ, क्या इंपॉर्टेंट है? लंग्स और ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये तीन मेजर कैंसर्स हैं जिनसे अबाउट 50% ऑफ डेथ हो रही है कैंसर से। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये इंसिडेंस देखते हैं। ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर हमारे इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, बहुत सारा। 1 in 28 वुमेन्स लाइक टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। देख रहे हैं कितना, अगर 28 वुमेन को खड़ा किया जाए तो उसमें से एक ऐसी वुमेन जरूर मिलेगी जिसको क्या होगा? ब्रेस्ट कैंसर होगा। इतना ये प्रोमिनेंट है अपने कंट्री में। सो प्रिवेंशन के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, हम सभी को पता होना चाहिए कि इसका इंसिडेंस क्या है, कितने लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। हमारी जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी आपको 28 में से 1 बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में बहुत मेजर नंबर है। ठीक है, नाउ सर्वाइकल कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर इन इंडिया। सेकंड मोस्ट कॉमन है, पहला क्या है? ब्रेस्ट कैंसर, सेकंड सर्वाइकल कैंसर्स। ठीक है, 10% ऑफ फीमेल कैंसर, 10% है जो सर्वाइकल कैंसर से फीमेल को होता है। ओरल कैंसर हमारा 30% कैंसर्स में आएगा। 30% कैंसर जो होता है
ओरल कैंसर होते हैं। हमारे ओवरऑल इंडिया में 30% कैंसर के केसेस किस में से होंगे? ओरल कैंसर के होंगे। लीवर कैंसर, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की वजह से लीवर कैंसर हो सकता है, ठीक है। लंग कैंसर, ये भी बहुत प्रोमिनेंट है हमारे कंट्री में, स्पेशली मेंस में ज़्यादा होता है। क्यों बताइए, कमेंट में बताइए क्यों मेंस में क्यों ज़्यादा होता है लंग कैंसर का। टाइप ऑफ प्रिवेंशन, हमने प्रिवेंशन पढ़ रहे थे, इंसिडेंस पढ़ा भाई। प्रिवेंट करने के पहले हमें बताना पड़ेगा कितने लोग अफेक्टेड हैं, क्यों प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। हमने पीछे देखा है कितने कैंसर्स, कितने लोगों को, कितना परसेंट पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है, कितना मैलिग्नेंट है, कितना डिस्ट्रॉइंग है ये कैंसर। दैट्स वाई प्रिवेंशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम लोग क्या करते हैं? फोकस ऑन प्रिवेंटिंग कैंसर फ्रॉम ओकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस। होने से पहले ही अभी रिस्क फैक्टर हैं उनको भी अवॉइड करो भाई। हुआ नहीं है मुझे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ मुझे कैंसर हो, मुझे उसको प्रिवेंट करना है। तो कोई भी छोटा सा भी कॉज है, मुझे लग रहा है कि इससे कैंसर हो सकता है, वो हमारे डेली रूटीन में नहीं रहना चाहिए। स्मोकिंग हो गया, ड्रग्स लेना हो गया, रेडिएशन में लॉन्ग टाइम एक्सपोजर हो गया, ये हमें पता है कि लीडिंग कॉज हो सकता है कैंसर का। तो इससे अच्छा पहले से ही ना जाओ, रिस्क ही नहीं है जाने का। लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से क्या होता है? डाइजेशन बढ़िया रहता है, मसल्स अच्छी रहती हैं, ठीक है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस आ गया। डाइटरी मॉडिफिकेशन इज नॉट ऐसा ही जंक फूड्स नहीं लेने जो कि इनडाइजेशन करे, डाइजेशन में प्रॉब्लम लाए, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट करना है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल कॉज हो सकता है कैंसर का। पीछे हम लोगों ने देखा है इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो सकता है, क्या कॉज करेगा? लिवर कैंसर। तो हमारा हो गया प्राइमरी, हमें होने से पहले, रिस्क भी नहीं है हमें होने का, उससे पहले ही हमको भाई प्रिवेंट रहना है। मुझे नहीं होना चाहिए, मैंने ठान लिया है मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए, मैं पहले से ही प्रिवेंट कर रहा हूँ। सेकेंडरी प्रिवेंशन, इट एम टू डिटेक्ट द कैंसर एट अर्ली स्टेज दैट इज मोर ट्रीटेबल। सेकेंडरी प्रिवेंशन का हम लोग प्रिवेंट तो कर रहे हैं, लेकिन कैंसर होने के बाद, बोल सकते हैं अर्ली स्टेज में, पर्सन को हो गया है, अर्ली स्टेज में हम लोग को प्रिवेंशन करना है। पहले हमने क्या पढ़ा? हमें प्रिवेंशन करना है ऐसा कि मुझे हो ही ना, ठीक है। हमें हो चुका है, सेकेंडरी प्रिवेंशन हम क्या कब कर रहे हैं? ताकि अर्ली डायग्नोस कर सके। अर्ली डायग्नोसिस से बहुत फ़ायदा होता है। होता ये है कि अगर हमारी दवाएं 1 साल चलने वाली हैं, तो जल्दी पता लगने से, अगर डिजीज़ का पता पहले चल जाए तो हमें कम खर्चा होगा, कम कॉस्ट लगेगा मेडिसिन लेने में। से कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं? मैमोग्राम से ये ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट कैंसर का एग्जामिनेशन है। इसमें होता ये है कि ये इमेजिंग सिस्टम से होता है, ठीक है। तो 2 प्लेट्स के बीच में ब्रेस्ट को प्लेस किया जाता है और हॉरिजेंटल या वर्टिकल रख के प्लेट्स को 1 बाय 1 करके दोनों ब्रेस्ट को एग्जामिन किया जाता है, ठीक है, थ्रू द इमेजिंग। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, इसके भी स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें बताया जाता है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करें, कैंसर से कैसे बचें, क्योंकि भाई यही तो सबसे मोस्ट कैंसर था हमारे इंडिया में, ठीक है। 1 in 28 वुमेन्स अफेक्ट हो रही थी ब्रेस्ट कैंसर से। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है पता करने का, पहले साइन या अर्ली ट्रीटमेंट में। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, ये तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया फीमेल्स में, लेकिन मेल्स में क्या होगा? टेस्टिकुलर कैंसर होता है। ये भी एक प्रोसीजर ही होता है। क्या करना होता है? स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड स्टेप बाय स्टेप हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है टेस्टिकल्स में। स्पेशली ये क्या होता है कि डॉक्टर्स का कहना है, स्पेशली ये वार्म बाथ लेने के बाद किया जाता है, ताकि वो जो स्किन होता है वो इंटैक्ट नहीं होता है, वो डायलेटेड होता है, ठीक है। उस केस में लोग टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं 1 by 1 ईच टेस्टिस का, एपिडिडाइमिस को ऐसे पैल्पेट करते हैं, कहीं भी एबनॉर्मल मास है कि नहीं, ये पता करने के लिए। नाउ टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन में हम क्या कर रहे थे? फोकसेस ऑन द प्रिवेंशन, रीऑकरेंस एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। फॉलोअप कि भाई मुझे हो गया है कैंसर, मैं नहीं चाहता हूँ दोबारा हो, ये किस में आएगा? ये टर्शियरी प्रिवेंशन में आएगा, ठीक है। उसे क्या करना है? फॉलोअप केयर करना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है कैंसर पेशेंट में, साइकोलॉजिकल सपोर्ट पढ़ेंगे आगे। हार्मोनल थेरेपी,
सर्विलेंस फॉर सेकेंडरी केसेस, प्रॉपर फॉलोअप केयर होना चाहिए। अगर किसी फैमिली मेम्बर में किसी भी पर्सन को कैंसर हो गया है तो नहीं होता है, उसको एक स्टिग्मा लग जाता है कि इसे तो कैंसर था, लोग उसे आइसोलेट करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा परसेप्शन बन जाता है अपने सोसाइटी का कि अगर कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड है कैंसर से तो ऑटोमेटिक ही साइकोलॉजी है, हम उसको आइसोलेट करने लगते हैं, उस पर स्टिग्मा लग जाता है कि इसे कैंसर है, लोग उससे दूर भागते हैं, अलग ही ट्रीट किया जाता है। तो दैट्स वाई साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है कैंसर पेशेंट में। ओके, हेयर कीमोथेरेपी में अगर हम लोग कीमोथेरेपी किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो हेयर फॉल होने लगते हैं, ठीक है। तो जो पेशेंट होता है वो अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, उसको अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, बहुत आइसोलेट होने लगता है। तो दैट इज़ वाई साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हार्मोनल थेरेपी देंगे, सर्वेलेंस फॉर सेकेंडरी केस, देखते रहेंगे कहीं नए केसेस ना आ जाएं, ठीक है, उसके भी वार्निंग साइंस को मॉनिटर करते रहेंगे। स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, ठीक है, हमने प्रिवेंट करना था, हो ही ना, हो गया तब प्रिवेंट किया था, होने के बाद क्या प्रिवेंशन करना है ये पढ़ा हमने। अब स्क्रीनिंग क्या है? स्क्रीनिंग ये है टेस्टिंग एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन टू आइडेंटिफाई दोज हु मे हैव कैंसर और आर एट हाई रिस्क। स्क्रीनिंग में क्या करेंगे? एसिम्प्टोमेटिक जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं उन्हें हम स्क्रीन करेंगे कि कहीं इनको कैंसर तो नहीं, भाई किसको पता है कि कहाँ पे कैंसर हो सकता है, कब हो सकता है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग में लोग ये करते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल को प्रॉपर स्कैन करते हैं, स्क्रीन करते हैं कि उसे कैंसर तो नहीं है। अर्ली किसके लिए स्क्रीनिंग क्यों कर रहे हैं भाई? हम लोग स्क्रीनिंग क्यों कर रहे हैं? अर्ली डिटेक्शन के लिए स्क्रीनिंग हो रही है हमारी, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं आप लोग को बताता हूँ कोरोना केसेस में, ठीक है, जब कोरोना आया था, जो पेंडेमिक था बहुत ही भयानक था, आप सभी को पता होगा। तो उस केस में क्या होता था, जिनको कोरोना नहीं रहता था उनको भी रोक रोक के चेक किया जाता था, रेलवेज़ में, एयरपोर्ट्स में, एयरपोर्ट अगर कोई आना जाना है तो उसमें पहले सबको चेक किया जाता, स्क्रीन किया जाता था, कोई पर्सन कहीं अफेक्टेड तो नहीं है। दैट इज स्क्रीनिंग। क्यों? अर्ली डिटेक्शन के लिए। अर्ली डिटेक्शन होगा तो ट्रीटमेंट भी उतना ही सस्ता होगा, अच्छा होगा, और चांस होगा बचने का, या अच्छा चांस होगा ठीक करने का उसको। स्क्रीनिंग भी 1 by 1 ऑर्गन टू ऑर्गन देखते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में देखते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, एवरी 3 ईयर वुमेन इन देयर 20 और 30। अगर कोई वुमेन है 20 या 30 साल की है, ठीक है, या 40 एबव है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पर एवरी 3 ईयर पे क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाना ही करवाना होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? मेमोग्राफी, जो स्टार्टिंग फ्रॉम वुमेन्स 40 ईयर्स एंड एबव, जो वुमेन्स 40 ईयर के एबव हो चुकी हैं, 40 ईयर्स की हो चुके हैं, उन्हें ये टेस्ट करवाना होता है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि मेमोग्राफी होता क्या है। होता कुछ नहीं है, ये इमेजिंग टेस्ट होता है जिसमें 1 by 1 करके दोनों ब्रेस्ट की चेकिंग होती है, ठीक है। 2 प्लेट्स होते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेस करके, डिफरेंट एंगल से दोनों ब्रेस्ट को स्कैन किया जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है, जो वुमेंस 20 की हो चुकी हैं, 20 एबव हो चुकी हैं, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का किया जाता है उनमें। नाउ सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या हो सकता है? ऑल वुमेन शुड बिगिन सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग अबाउट 3 ईयर आफ्टर वेजाइनल इंटरकॉर्स। वेजाइनल इंटरकॉर्स से कोई वुमेन है उसके 3 ईयर बाद ये सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग कराना होता है। उसमें क्या आता है? पैप स्मीयर टेस्ट, पैप टेस्ट कहते हैं, एवरी 2 ईयर आफ्टर 30 ईयर। तो वही 30 ईयर की वुमेन है तो एवरी 2 ईयर पे हमें क्या कराना होता है? पैप स्मीयर कराना होता है। पैप स्केयर जनरली हम सर्वाइकल कैंसर में करते हैं। एक कॉटन स्वैब लेते हैं, वहाँ के फ्लूइड को विद द हेल्प ऑफ कॉटन स्वैब फ्लूइड को वहाँ से निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, फिर हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। वो स्लाइड लेते हैं पतला सा, ठीक है, पतला सा स्लाइड लेंगे, उसमें से स्प्रेड करेंगे, फिल्म बना के माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो क्या होता है? वो ये होता है पैप स्मीयर बनाना कैसे ग्लास पे, लेबोरेटरीज में जनरली किया जाता है फॉर द सर्वाइकल कैंसर। उसके बाद देखते हैं HPV टेस्टिंग, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये ऐसा वायरस है, इसके बहुत सारे स्ट्रेन आते हैं, लाइक A16 और 18, आई एम नॉट श्योर, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन से स्ट्रेन के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होते हैं जो सर्वाइकल कैंसर
कॉज करते हैं, ठीक है। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए पेप्समियर या एचपीवी टेस्टिंग करानी होती है, ठीक है। कोलोरेक्टल कैंसर, एट द बिगिनिंग ऑफ द एज 50 बोथ मैन एंड वुमेन नीड टू फॉलो द शेड्यूल। कोलोरेक्टल कैंसर्स बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है। ये मेंस को भी हो सकते हैं या वुमेन्स को भी हो सकते हैं। कोलोनोस्कोपी कराना है एवरी 10 ईयर। कोलोनोस्कोपी मैंने बताया, थेंडोस्कोपी हमारा लोअर जीआई का एग्जामिनेशन होता है। फ्लेक्सिबल ट्यूब रहेगा, लाइट होगा, उस पर कैमरा फिक्स होगा। डायग्नोस्टिक या डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होता है एंगल ऑर्गन्स का डिफरेंट एंगल से, ठीक है। कोलोनोस्कोपी हो गया हमारा, ठीक है। ये सब इट्स अ टाइप ऑफ एंडोस्कोपी। फीकल ओकल ब्लड टेस्ट FOBT एवरी ईयर, हर साल हमें फीकल ओकल ब्लड मीन्स हिडन ब्लड होता है जो स्टूल में होता है, ठीक है। हिडन ब्लड स्टूल में होता है, उसको फाइंड आउट करेंगे एवरी ईयर, हमें ये टेस्ट कराना होता है, ठीक है। वो पता करने के बाद सेल्स अगर हैं तो उनको इजीली डायग्नोसिस के लिए एवरी ईयर करा ही लेना चाहिए फॉर द स्क्रीनिंग, ठीक है। फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी या वर्चुअल कोलोनोस्कोपी वही इंडोस्कोपी होता है, ठीक है। डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनिमा एवरी 5 ईयर, एवरी 5 ईयर पे ये टेस्ट कराना होता है। डबल कॉन्ट्रास्ट मीडियम बेरियम क्या बोला गया है, डबल इसलिए बोला गया है कि बेरियम सल्फेट और CO2 दोनों साथ में इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद चेक किया जाता है। ना CT कोलोनोग्राफी है एवरी 5 ईयर पे कराने हैं। DNA स्टूल DNA टेस्ट जैसे होम पे या कहीं भी स्टूल का सैंपल कलेक्ट करके, ठीक है, सैंपल कलेक्ट करके उसको लेबोरेटरीज में भेजना रहता है, ठीक है। रेक्टल या फीकल इम्यूनो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको ऐसे मिलाया जाता है, फिर केमिकल टेस्ट करके उनमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कैंसर का कोई DNA डैमेज है, म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इंडोमेट्रियल कैंसर हम लोग देखते हैं। इंडोमेट्रियल सैम्पलिंग कराएंगे, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड या पैप टेस्ट, ठीक है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे, पैप टेस्ट कराएंगे या इंडोमेट्रियल सैम्पलिंग कराएंगे। इंडोमेट्रियल सैम्पलिंग क्या, अगर कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है तो उस सैंपल को कलेक्ट करके लेबोरेटरीज में चेक करने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद पैप टेस्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी कराता है, अल्ट्रासाउंड होता है, एक टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है, वो कराएंगे। उसके बाद प्रोस्टेट कैंसर के लिए मैन विथ एज 40 ईयर्स एंड अबव शुड गो फॉर द स्क्रीनिंग। अगर कोई मेल है वो 40 ईयर्स का है या उससे अबव है तो प्रोस्टेट के लिए स्क्रीनिंग कराना होता है, ठीक है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन मैंने पहले ही बताया था, वो ब्लड टेस्ट में ब्लड में एक स्पेसिफिक एंटीजन आ जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है तो वो कौन सा एंटीजन था, PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इसका टेस्ट होता है। फिर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है, DRE, कोई फिजिशियन ट्रेंड नर्स या फिजिशियन होता है वो ही एग्जामिनेशन करता है, ठीक है, विद ग्लव्ड हैंड, 2 फिंगर इंसर्ट करके, ऐसे ही इसका प्रोसीजर अलग होता है, ठीक है। तो डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ा जाएगा, अभी बस थॉरली बता रहे हैं कि प्रोस्टेट कैंसर को स्क्रीन करने के लिए कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। हो गया पहला, ये एंटीजन पता कर लो, दूसरा DRE करा लो या प्रोस्टेट अल्ट्रासाउंड करा लो, इससे हम लोग इजीली स्क्रीन आउट कर सकते हैं। नाउ टेस्टिकुलर कैंसर के लिए क्या करना है, 14 to 34 ईयर्स के जो मेंस हैं इनमें करवाया जाता है, इनको करवाना ही होता है। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन अभी मैंने बताया, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, ठीक है। लंग कैंसर के लिए लो डोज कंप्यूटेड टोमोग्राफी करवाया जाता है। लो डोज और हाई डोज में डिफरेंस होता है। लो डोज अगर कम है, कोई पेशेंट नया नया आया है तो पहले उसको क्या कराया जाता है, लो डोज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। उसके बाद स्कैन, चेस्ट एक्सरे, स्पूटम साइकोलॉजी, अगर कोई सेक्रेशंस आ रहा है तो स्पूटम को कलेक्ट करके लेबोरेटरी भेज दो, फिर उसमें से कोई केमिकल कार्सिनोजन मिल रहा है, बैक्टीरिया मिल रहा है जो कॉज कर सकता है कैंसर, उसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। नाउ अर्ली डिटेक्शन, ठीक है, स्क्रीनिंग हो गया, अर्ली डिटेक्शन पढ़ते हैं हम लोग। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर स्पेसिफिकली इम्प्रूव द चांस ऑफ सक्सेस ट्रीटमेंट। पहले डिटेक्ट करेंगे तो तभी तो पहले ट्रीट करेंगे और क्योर करेंगे, तो
ये अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी डिजीज़ हमें पहले पता चल जाए कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो उतनी ही जल्दी हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और उतना चांसेस बढ़ जाते हैं सर्वाइवल के या पेशेंट के ठीक होने के। तो इम्प्रूव द चांस ऑफ सक्सेस ट्रीटमेंट एंड सर्वाइवल। अर्ली स्टेज पे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कैंसर को। इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन। अब अर्ली डिटेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। इम्प्रूव सर्वाइवल रेट, सर्वाइवल रेट बढ़ा देता है। सपोज अगर किसी को कैंसर है, अगर कैंसर के भी स्टेजेस होते हैं, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ कैंसर, ठीक है। इफ अ पर्सन हैव कैंसर, सपोज उसका फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, और वहीं किसी का लास्ट स्टेज चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन स्क्रीनिंग से कितना इंपॉर्टेंट होता है। पहले स्टेज पे पता चलेगा तो लेस अग्रेसिव ट्रीटमेंट होगा। लेस अग्रेसिव ट्रीटमेंट में क्या होगा, वही कि ज़्यादा ड्रग्स लेने पड़ेंगे, ज़्यादा टाइम तक दवा चलानी पड़ेगी, तो अग्रेसिव ट्रीटमेंट आ जाएगा ना, क्योंकि हमें ठीक करना है भाई। हमारा टर्मिनल स्टेज चल रहा है, हमारा सेकेंड लास्ट स्टेज है, थर्ड स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, तो एज पर द स्टेज हमारा उतना ही ट्रीटमेंट कराना अग्रेसिव हो जाता है, मुझे ठीक करना है, ठीक है। लेस अग्रेसिव, हाँ देखिए, लेस अग्रेसिव ट्रीटमेंट, ठीक है। अर्ली स्टेजेस कैंसर में रिक्वायर लेस अग्रेसिव ट्रीटमेंट्स विच कैन रिड्यूस साइड इफेक्ट एंड प्रिजर्व क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेस अग्रेसिव ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। लाइक अगर कोई पेशेंट है, पहले तो अगर टर्मिनल डायग्नोसिस हो चुका है, यानी श्योर है कि ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद हम लोग पे कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें अग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं होते जनरली। लेकिन उस पर भी क्या, अगर कोई अटेंडर है कह रहा है हमें क्या हुआ, टर्मिनल स्टेज है, तो जस्ट डू योर बेस्ट एंड आई वांट माई पेशेंट सेफ, ठीक है। उस केस में अग्रेसिव ट्रीटमेंट होता है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है, बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। तो लेस अग्रेसिव और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। वह ये वार्निंग साइंस थे कॉशन के। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया कैंसर क्या होता है, नॉर्मल कैंसर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कौन से जीन्स एक्टिवेट होते हैं, कौन से जीन्स सप्रेस हो जाते हैं, एपोप्टोसिस डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। कॉजेज़ कौन कौन से हैं, अब इस लेक्चर में हमने पढ़ा पता कैसे करेंगे, वार्निंग साइंस क्या है, नॉर्मल कॉमन पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपके ब्रेन में सेट कर दिया है। कोई भी कैंसर है, ये रहा, लेट मी शो यू। नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी मैंने बता दिया है, कोई भी कैंसर हो, कोई भी कैंसर हो, बस कैंसर का स्पेसिफिक नाम लिखते जाओ, लंग्स में है, स्किन में है, कहीं भी है, ठीक है। बस यहाँ पे एक ऑर्गन का स्पेसिफिक नाम डालो, पैथोफिजियोलॉजी तैयार, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी देख लिया, वार्निंग साइंस देख लिए, कैसे पता करेंगे ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ कैंसर। अगर कैंसर है तो उसे कैसे मैनेज करेंगे, तो हम लोग पहले वन बाय वन, एज वी नो दैट हमारे यूनिट में स्पेसिफिक ऑर्गन के कैंसर्स हैं, तो हम लोग ऐसे ही उसको बाद में पढ़ा जाएगा, क्योंकि सॉरी, अगर मैं बाद में बोलूँगा कि सपोज हम लोग कोई लंग कैंसर पढ़ रहे हैं, ठीक है, लंग कैंसर पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने कहा इसको ठीक करने के लिए हम लोग कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी हो गया, ठीक है, स्टीम सेल रिप्लेसमेंट हो गया, तो अगर मैं वहाँ पे बोलूँगा तो यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड कि भाई ये क्या है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग मैनेजमेंट पढ़ लेंगे, पूरा कलेक्टिव मैनेजमेंट। तो इसमें क्या आएगा, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, और क्या था, कीमोथेरेपी, और स्टेम सेल थे, रिप्लेसमेंट ट्रांसप्लांटेशन था, ठीक है। तो और एक जीन थेरेपी भी आता है, जीन थेरेपी। तो ऐसे ही करके हमारे मैनेजमेंट आते हैं कैंसर के। तो हम लोग एक लेक्चर में पूरा मैनेजमेंट पढ़ लेंगे, ताकि अगर हम बाद में ऑर्गन स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं कोई कैंसर, अगर मैं वहाँ पे बोलूँगा इस पेशेंट को हम लोग रेडिएशन थेरेपी दे के ठीक कर देंगे, इस पेशेंट को हम लोग केमिकल थेरेपी दे के ठीक कर देंगे, जीन रिप्लेसमेंट। वैसे तो ये जीन थेरेपी जो है हमारे इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट नहीं है,
हाँ हायर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता है, लेकिन इतना सक्सेस रेट है नहीं अभी जीन थेरेपी का। इन केस ऑफ कैंसर्स तो हम लोग मैनेजमेंट एक जगह बढ़ा जाएगा। तो यही सारे मैनेजमेंट्स हैं, वन बाय वन एक लेक्चर में हम लोग इसको पूरा कवर करने वाले हैं। सो हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू टू ऑल। अगर आपको ये अगर हमारे नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और ऐप का इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। अगले लेक्चर में मिलते हैं मैनेजमेंट के साथ।